नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सेन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले इंग्लिश के वीडियो में हम लोग वर्ड्स की चर्चा किए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा किए थे। तो मोटे तौर पे हम लोग नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक का परिचय देख चुके हैं, ठीक ना। हम लोग देखे थे कि नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक क्या होता है, सेंटेंस वाइज हम लोग उदाहरण वाइज देखे थे, एग्जाम्पल वाइज। तो एक बात बहुत कम समय में रिकैप कर दे रहे हैं, ब्रीफ कर दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप्स। उस 8 प्रकार में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन के बारे में हम लोग ये जाने थे कि नाउन किसी भी चीज़ के नाम को दिखाता है। प्रोनाउन के बारे में हम लोग ये जाने थे कि प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है। एडजेक्टिव के बारे में हम लोग ये जाने थे कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा, ठीक ना। क्या क्या बताएगा देखे थे हम लोग, उसकी अच्छाई, बुराई, शेप, साइज, कलर, ठीक ना, टेस्ट, ये सब चीज़ें बताएगा। उसके बाद हम लोग वर्ब देखे थे। तो वर्ब क्या है, तो एक एक्शन वर्ड है या हैपनिंग वर्ड है, स्टेट ऑफ बीइंग है, देखे थे। उसके बाद एडवर्ब एडजेक्टिव का बड़ा भाई है। जैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, उसी प्रकार से एडवर्ब वर्ब के बारे में खास करके बताता है। और 3 चीज़ विशेष रूप से कि जो वर्ब है, जो एक्शन हो रहा है, उसका टाइम, उसका प्लेस, उसका मैनर, मतलब कब, कहाँ और कैसे। तो उसके बाद हम देखे थे कि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, मतलब एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बताता है। और तीसरा, एडवर्ब खुद किसी दूसरे एडवर्ब का जो सेंटेंस में होता है उसके बारे में भी बताता है। उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन देखे थे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, तो एक मेडिएटर का काम करता है। जैसे हमारे समाज में अगुआ होता है ना, शादी विवाह में, तो 2 रिश्तों को जोड़ने वाला, 2 लोगों को जोड़ने वाला, एक रिश्ता कायम करने वाला। तो उसी तरीके से प्रीपोजिशन क्या है कि यह किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस का जो बाकी पोर्शन है, बाकी शब्द है, उससे कराता है। उसके बाद कंजंक्शन कंप्लीट जोड़ने वाला है। हमने फेविकॉल का नाम लिया था, फेविक्विक का नाम लिया था और सबका डिफिनेशन दिया था कि ये जोड़ने वाला वर्ड है, किसको जोड़ेगा, 2 या 2 से अधिक शब्द को जोड़ेगा, क्लाउज को जोड़ेगा, फ्रेज को जोड़ेगा, सेंटेंस को जोड़ेगा। उसके बाद इंटरजेक्शन के बारे में हम लोग देखे थे कि इंटरजेक्शन हमारे अंदर अचानक से कोई भावना उत्पन्न होती है, तीव्र भावना उत्पन्न होती है और वो प्री प्लान नहीं होता है, अचानक से होता है। वो कोई खुशी हो सकती है, कोई दुख हो सकता है, कोई आश्चर्य हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो इंटरजेक्शन का पार्ट होती हैं। और इंटरजेक्शन का एक वर्ड तक लिमिटेशन रहता है। इंटरजेक्शन एक वर्ड तक लिमिट रहता है, वर्ड के बाद उसका सेंटेंस के बाकी पोर्शन के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो हमने डेफिनेशन के क्रम में आपको बताया था, थोड़ा सा एक बार 2-4 मिनट में हम लोग कर लेते हैं कि whenever you are asked to define noun, you will simply answer a noun is the name of anything. ओके, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। या थोड़ा बड़ा करना चाहें तो a noun is the name of a person, place, animal, thing, feeling और idea। मैंने आपको बताया था कि each and everything is included in thing। thing में सब कुछ आ जाता है, whether it is a living thing or non living thing। लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेदर इट इज विजिबल और इनविजिबल, दिखने वाला हो या न दिखने वाला हो, ठीक ना, टेंजेबल हो या इनटेंजेबल हो, मतलब कोई भी नाम है वो नाउन है। प्रोनाउन के बारे में बताया था कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन के बदले में आता है। प्रोनाउन नाउन के बदले में क्यों आता है, मैंने बताया था कि नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, नाउन के बार बार आने को रोकने के लिए, ठीक ना। उसके बाद मैंने कहा था कि नाउन प्रोनाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक बहुत सारा चीज़ में पढ़ना है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या यूज होता है, उनसे संबंधित ग्रामर के कौन से रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैंने बताया था एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। मीन्स इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद मैंने वर्ब कहा था कि अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को दिखाएगा या स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाएगा। एक्शन में हम लोग डायरेक्ट काम करते हुए दिखेंगे,
पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, हंसना, बोलना नहीं। और हैपनिंग वर्ड जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है खुद ब खुद होता है, ऑटोमेटिकली होता है। जैसे वर्षा हो रही है, जैसे कोई चीज़ ठंडा है, गर्म है, वो बीइंग दिखाता है। बी एक वर्ब होता है, मैं बताऊंगा वर्ब टू बी, तो क्या होता है आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने एडवर्ब को कहा था कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव का बड़ा भाई है। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। मॉडिफाई का मतलब है, मीनिंग ऑफ अ वर्ब का मतलब है इट टेल्स अस अबाउट द वर्ब थ्री थिंग्स मेनली, its time, its place and its manner. Means it answers the question when, where and how. और उसके बारे में और बताया था कि an adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective and another adverb. तो कोई दूसरा एडवर्ब भी उसको भी करता है। प्रीपोजिशन के बारे में कि उसका प्रीपोजिशन है, ठीक ना। जैसे प्रोनाउन में प्रो अलग, नाउन अलग। प्रो मीन्स इंस्टीड ऑफ, इन लिव ऑफ, इन प्लेस ऑफ। उस तरीके से यहाँ भी प्री प्लस पोजिशन है, मीन्स कि इसका पोजिशन पहले होता है किसके, नाउन या प्रोनाउन के जनरली। तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। सिंपली वी विल आंसर। इज दैट क्लियर? उसके बाद कंजंक्शन के बारे में हमने कहा था कि अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। उसके बाद इंटरजेक्शन के बारे में कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सर्टेन फीलिंग्स एंड हैज नो ग्रामेटिकल कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। उसका सेंटेंस के बाकी पोर्शन के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। तो एक ब्रीफ परिचय था, सेंटेंस वाइज हम लोग देखे थे। और मैंने कहा था कि हम लोग आगे एक एक वर्ड को पढ़ेंगे जब हम लोग कॉम्पिटिटिव फील्ड में आएंगे। मैंने कहा था कि कुछ दिनों के बाद जब बेसिक हो जाएगा तो इस ग्रामर पोर्शन को, इस इंग्लिश को 3 पार्ट में हम लोग बांट देंगे। एक स्पोकन इंग्लिश के लिए होगा। स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे स्ट्रक्चर जानना है, बहुत सारे वर्ड्स जानना है, हाउ टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स, ये आपको सीखना, यू हैव टू लर्न इट, ठीक ना। वो मैं सिखाऊंगा। उसके बाद मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। इफ आई कैन स्पीक यू कैन ऑल्सो स्पीक एंड एनीबडी कैन स्पीक। कोई भी बोल सकता है, इट्स वेरी इजी। तो बहुत आसान है और मुझे तो लगता है कि इंग्लिश से आसान इस संसार में कोई भाषा है ही नहीं। हमारी हिंदी से भी आसान है, लेकिन हमारी हिंदी है, अपना अपना होता है। सुने ना, अपने अपने होते हैं। खैर, तो अपनों का सम्मान करना चाहिए, अपनी भाषा का, अपनी मातृभाषा का, अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। इंग्लिश हमें केवल काम करने लायक चाहिए। तो हम लोग देखेंगे। उसके बाद कॉम्पिटिटिव सेक्शन में हम डिटेल में जाएंगे कि जैसे नाउन है तो नाउन के किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आता है, नाउन के क्या क्या नियम है। सिर्फ नियम बेसिक सब सीखेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव सेक्शन में हम क्वेश्चन वाइज कराएंगे। जैसे कोई सेट ले लिए, किसी कंपटीशन का उस सेट को बनवाएंगे, उसमें कॉमन एरर है तो नाउन से क्या क्या कॉमन एरर आते हैं, कहाँ कहाँ दिक्कतें होती हैं, वो सारा चीज़ नाउन प्रोनाउन वर्ड वाइज देखेंगे। फिर ग्रामेटिकल जितने आइटम्स हैं उसको देखेंगे। उसके बाद मैंने कहा था कि एकेडमिक पार्ट को पढ़ाएंगे तो उनका तो अलग है, किताब वगैरह अलग है। मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं स्पोकन पर और कॉम्पिटिटिव सेक्शन पे। एकेडमिक सेक्शन को हम लोग लाइव क्लासेस देंगे, कुछ वीडियोज अपलोड कर देंगे, लेकिन लाइव क्लासेस देंगे जूम पे। ऐसे कुछ वीडियोज डालेंगे, प्रमोशनल वीडियो होगा वो। तो ये है आज हम लोग हमने कहा था कि हम क्यों वर्ड की चर्चा पहले कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी वट एवर वी स्पीक, वट एवर वी लिसन टू, वट एवर वी राइट, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड, इट इज़ अ वर्ड और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड ही होता है और हम इस वर्ड को ना समझें तब तक समझ में नहीं आएगा। फंक्शन जानना होगा। मैंने कहा था कि नाउन का क्या फंक्शन होता है, तो 2 फंक्शन है। एक तो नामकरण करना, नामकरण कराने वाला पंडित है, और दूसरा यह सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम लोग एक चीज़ का फंक्शन देखे थे, और नाउन चूंकि उसी के बदले में आता है तो काम उसी का करेगा ना। और उसके बाद बहुत सारे नियम से इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट केवल नहीं है कि बहुत जल्दी इसमें आप बहुत मार्क हासिल कर लेंगे। हाँ, काम चलने लायक, सीखने लायक, बोलने लायक, स्टार्टिंग करने लायक काफ़ी है। उसके बाद हमने कहा था कि वर्ड्स के बाद सेंटेंस देखेंगे। तो स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए, जो लर्नर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए तो मैं फिर बीच बीच में कोई पैकेज दूंगा। जैसे अभी कुछ वर्ड्स दूंगा और कुछ नई चीज़ें बताऊंगा उनको, क्योंकि ये सब चीज़ें डायरेक्ट उनको समझ में नहीं आएंगी। और थोड़ी बहुत इंग्लिश जो हम लोग बोल रहे हैं वो तो हो सकता है बाउंस कर जाए, कि अभी तक वो लोग यूज्ड टू नहीं है। तो अब हम सेंटेंस को देखेंगे, क्योंकि वर्ड्स से सेंटेंस बनता है। जैसे लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, उसी तरीके से वर्ड्स से सेंटेंस बनते हैं।
मैंने कहा था कि दो ऐसे लेटर्स हैं जो सिंगल लेटर होकर भी एक वर्ड का काम करते हैं। जैसे उसमें आ रहा था एक तो ए और दूसरा आई। इसी तरीके से मैंने कहा था कि वर्ड्स में वर्ब एक ऐसा पार्ट है जो अकेले सेंटेंस का काम कर देता है, वन मैन आर्मी है, ठीक ना। तो लेकिन जनरली क्या होता है, इसको छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शनल केस है, इसको छोड़ दिया जाए तो जनरली एक वर्ड से सेंटेंस नहीं बनता है। कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं वर्ब के अलावा भी जो एक वर्ड से सेंटेंस का काम कर देते हैं, काम चला देते हैं, लेकिन भाव छुपे रहते हैं। तो हम देखें आज सेंटेंस क्या होता है। तो जैसे a meaningful group of letters is known as a word. Similarly, मैथ्स की भाषा में कहें तो a meaningful group of words is known as a sentence. Means a collection of words that has been put or written according to the rules of grammar. Rules के अनुसार in an appropriate order, उसको एक उचित ऑर्डर में लिखा गया है, so that it becomes meaningful, वो मीनिंगफुल बन जाए तो सेंटेंस हो जाता है। तो whenever you are asked about a sentence, what do you mean by a sentence, you will simply answer a sentence is a meaningful group of words. Okay, अब सेंटेंस क्या होता है तो आप देखिए, सेंटेंस क्या होता है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। अब वर्ड्स होता है, अब सेंटेंस के बारे में जान लीजिए कि सेंटेंस का 3 मेन पिलर होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट और वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसके बाद एक और चीज है जो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं ऑब्जेक्ट के बदले में कंप्लीमेंट होता है। मैं बताऊंगा कंप्लीमेंट क्या होता है। जहां ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और सेंटेंस अधूरा रहता है, उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे हम कंप्लीमेंट कहते हैं। सेंटेंस में हम लोग देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये 3 चीज मेनली तो 2 है, लेकिन 3 मान के चलिए, ये 3 चीज किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट के बारे में जाने पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट को हम लोग 2 तरीके से डिस्कस करेंगे। या तो वह काम को करने वाला होगा, डूअर ऑफ एक्शन होगा। क्या हो सकता है, डूअर ऑफ एक्शन। देखिए, डू मीन्स करना और डूअर मीन्स करने वाला। जैसे राइट मीन्स लिखना, राइटर मीन्स लिखने वाला। रीड मीन्स पढ़ना, रीडर मतलब पढ़ने वाला। टीच मीन्स पढ़ाना, टीचर मतलब पढ़ाने वाला। तो ये इस तरीके से वर्ड्स बनते हैं। मैं जब वर्ड फॉर्मेशन बताऊंगा तो बहुत सारी चीज बताने वाला हूं कि वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स। तो या तो सब्जेक्ट डायरेक्ट काम करने वाला होगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। अब जैसे हम कहें कि द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, शिक्षक जो है इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, इंग्लिश पढ़ाने का काम कौन, टीचर, तो टीचर सब्जेक्ट हो गया, है ना। जैसे हम कहें राम किल्ड रावण, तो राम ने रावण को मारा, मारने का काम कौन किया, राम, तो राम हो गए सब्जेक्ट, ठीक ना। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में काम करने वाला कौन है ये समझ में नहीं आता है, दिखता ही नहीं है। तो वहां पर हम ये देखेंगे कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, क्रिया जिसके बारे में कुछ बताती है वो सब्जेक्ट होता है। मतलब अबाउट विच या whom the verb says something, या about which something is said। पैसिव में कहें तो something is said, ठीक है। तो 2 तरीके से, अभी सेंटेंस लिख के हम देख रहे हैं, 2 तरीके से हम सब्जेक्ट की पहचान करेंगे कि या तो वह काम करने वाला डायरेक्ट होगा या उसके बारे में कुछ कहा जा रहा होगा, किस चीज के बारे में। वो डायरेक्ट काम करने वाला नहीं होगा तो स्टेट ऑफ बीइंग वाला होगा, अबाउट टू बी वाला होगा, ठीक ना। अब देखिए इसी तरीके से अभी सेंटेंस लिखेंगे तो क्लियर होगा। जैसे सब्जेक्ट को हम 2 तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इसी तरीके से वर्ब को भी हम 2 तरीके से। तो एक बार और,
सब्जेक्ट क्या होगा, या तो डायरेक्ट काम को करने वाला, एक्शन वर्ड जो हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है उसको करने वाला होगा, और नहीं तो उसके बारे में कुछ कहा जा रहा होगा। जैसे एग्जांपल लें कि आई एम टीचिंग यू मैथमेटिक्स, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम गोइंग टू परचेज अ कार, आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। तो मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाने का काम कौन करेगा, मैं करूंगा, तो मैं हुआ सब्जेक्ट। लेकिन हम कहें, कोई सेंटेंस कहें कि मिस्टर दिलीप इज अ गुड टीचर, तो मिस्टर दिलीप इज अ गुड टीचर, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, एक नाम ले लिया, तो मिस्टर दिलीप इज अ गुड टीचर, तो इसमें मिस्टर दिलीप कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक अच्छे शिक्षक हैं। जैसे हम कहें विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर, है ना, इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, इज मैं जो भी कह लें, तो अब विराट कोहली उसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है ना। जैसे हम कहें शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट ऑफ इंग्लैंड, जो कुछ भी कह ले, तो शेक्सपियर के बारे में कुछ कह रहे हैं। जैसे हम कुछ भी कहें किसी चीज के बारे में जहां डायरेक्ट एक्शन नहीं दिख रहा है, तो वह ये पार्ट है, अबाउट विच और हुम समथिंग इज सेड बाय द वर्ब। और डायरेक्ट एक्शन दिखे तो कोई टेंशन ही नहीं, काम को करने वाला जो है वही सब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं वर्ब के बारे में। परिचय के रूप में बता चुके हैं कि वर्ब को भी हम लोग दो तरीके से देखते हैं, डायरेक्ट एक्शन दिखे मतलब एक्शन वर्ड होगा, या स्टेट ऑफ बीइंग होगा, है ना। एक्शन वर्ड होगा तो कोई वर्ड रहेगा वहां, जैसे मान लीजिए टीच पढ़ाना, रीड पढ़ना, स्पीक बोलना, राइट लिखना, इस तरीके से कोई एक्शन होगा। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होगा, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर्ड, हैव, हैज, इस तरीके से वर्ड होगा जो कुछ दिखाएगा। तो ये वर्ब है जिससे एक्शन दिखे या कुछ होने की अवस्था को दिखाए। अब ये भी कई प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, स्ट्रॉन्ग, वीक, रेगुलर, इरेगुलर। मैं बताऊंगा कब किसको क्या कहते हैं। वर्ब के बारे में फिलहाल इतना जानिए कि वर्ब की पहचान भी दो तरीके से करेंगे हम लोग। वर्ब जो है या तो डायरेक्ट एक्शन दिखाएगा या वर्ब टू बी दिखाएगा, होना दिखाएगा। ऑब्जेक्ट की पहचान भी हम लोग दो तरीके से करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। सब्जेक्ट जो एक्शन करता है ना उसको रिसीव करता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यूं कहे ना कि उस एक्शन का जो इफेक्ट, जो प्रभाव पड़ता है, वो इफेक्ट जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट को भी हम दो तरीके से पहचानेंगे। ये होगा सफरर ऑफ द एक्शन, या वर्ड और वर्ड्स coming after transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो वर्ड आए वो ऑब्जेक्टिव होता है, या वर्ड्स आए ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा उसको तो मैं बताऊंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वर्ब इंट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। ऐसे ओरली अब बता देते हैं कि जिस वर्ब को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो ट्रांजिटिव होता है। जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ही कंप्लीटेड दिखता है, सेंस कंप्लीट हो जाता है, वो इंट्रांजिटिव होता है, ठीक ना। और उसका भी एक क्वेश्चन है, एक ट्रिक है, तरीका है कि यह किसका आंसर करता है कि होम, किसे, किसको, ठीक ना। तो इसका आंसर या व्हाट का आंसर भी करता है, ध्यान दीजिएगा। ये दो शब्द का आंसर जिसके पास है
वो ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं है तो इंट्रांजिटिव है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, राम रीड्स, यहाँ वर्ब क्या है? रीड है, डायरेक्ट एक्शन दिख रहा है, राम पढ़ता है। तो अब देखिए, रीड से क्वेश्चन करिए कि क्या पढ़ता है, तो कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। किताब पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, कुछ ना कुछ आंसर होगा। मैसेज पढ़ता है मोबाइल पे कुछ, तो आंसर है। तो यह रीड जो है ट्रांजिटिव होगा। लेकिन हम कहें राम लाफ्स, राम हंसता है। अब जरा क्वेश्चन करिए लाफ से, क्या हंसता है? आंसर मिलेगा, क्या हंसता है, कब हंसता है, क्यों हंसता है, कैसे हंसता है, कहाँ हंसता है, ये सब का आंसर मिलेगा। लेकिन क्या हंसता है आंसर नहीं मिलेगा। किस पर हंसता है आंसर मिलेगा, लेकिन किसको हंसता है ये नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो ये क्या का आंसर नहीं दे पा रहा है, इसलिए यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक छोटा मोटा पहचान बता दिए, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, या फिर सब्सट्रेट ऑफ द एक्शन होगा, मतलब एक्शन को रिसीव करेगा, रिसीवर ऑफ एक्शन ऑब्जेक्ट होगा। और कॉम्प्लीमेंट वो अभी इतना ही जान लीजिए कि जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं रहता है वहाँ सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कुछ न कुछ वर्ड लिखा जाता है। क्योंकि कंप्लीट करने के लिए लिखा गया है, इसीलिए उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। तो ये सेंटेंस के पिलर्स थे, 3 मेन पिलर्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में क्या क्या होता है, इसी का स्ट्रक्चर हम लोग हर तरह के सेंटेंस में लिखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कहाँ कैसे लिखेंगे, कौन सा वर्ब अप्लाई करेंगे, यही सारा खेल है। सेंटेंस बनाने आ गया तो हम जो कुछ भी बोलेंगे लिखेंगे क्या होगा, सेंटेंस ही तो होगा, तो हो गया काम। अब सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस का 2 पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी बचता है ना, वो प्रीडिकेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, विराट कोहली हैज प्लेड मेनी वंडरफुल इनिंग्स। तो यहाँ सब्जेक्ट खेलने का काम कौन कर रहा है, कौन किया है, विराट कोहली। तो ये सब्जेक्ट हो गया विराट कोहली। अब इसको छोड़कर बाकी जितना है ये हो गया प्रेडिकेट। हैज प्लेड मेनी वंडरफुल इनिंग्स, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस का 2 पार्ट होता है, उस बेसिस पे देखा जाए तो एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में ही आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक ना। जैसे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, स्वीट आर द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी। अब आपको कहना होगा, उसे पता करना होगा कि सब्जेक्ट इसमें कहाँ है। तो आप क्या कहेगा, स्वीट ये सब्जेक्ट है, नहीं, जरूरी नहीं, इसलिए मैंने लिखा। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में होगा, कहीं भी हो सकता है। कुछ सेंटेंसेस स्टाइलिश वे में लिखे जाते हैं तो उसका मीनिंग जो है कुछ पोएटिक स्टाइल में, कुछ
अलग उसमें फ्लेवर डाल के लिखा जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी। ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसी एक वर्ड का हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड का हो सकता है, एक से ज्यादा सेंटेंस का हो सकता है, ठीक ना। एक सेंटेंस भी सब्जेक्ट होता है। जैसे You sang so beautifully that I lost myself। तुमने इतना बढ़िया गाया कि मैं खुद को खो गया, खुद को खो दिया, मतलब होश ही नहीं रहा। बहुत सारा सुन। Your smiling so made me crazy। Your smiling so, बहुत सारा चीज है। सब्जेक्ट को ये देखना होता है कि वर्ब किसके लिए आया है, जिसके लिए वर्ब आया है वही सब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा पहचानने का तरीका। यहाँ था यू sang so beautifully that I lost my, तो यहाँ पूरा यहाँ तक ये वर्ब है, ये वर्ब है। दो सेंटेंस अलग अलग है। तो अब देखते हैं सेंटेंस का। तो हमने देख लिया कि सब्जेक्ट और बहुत सारे मतलब सेंटेंसेस में क्या होता है कि सेंटेंसेस को वो करने के लिए स्टाइलिश वे में लिखने के लिए हम लोग सेंटेंस को आगे पीछे भी करते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, या इसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, या इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें हम जनरली अपनी बातों को रखते हैं, कुछ कहते हैं। टू असर्ट समथिंग, टू से समथिंग, वी यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। दूसरा एक सेंटेंस होता है जिसमें हम कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं, टू आस्क अ क्वेश्चन, तो इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, या इसको क्वेश्चन भी याद कराता है। और तीसरा टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग कोई कमांड देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई इंट्रीटी करते हैं, तो वो कमांड कहलाता है, या इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव नहीं, इंपेरेटिव। खैर उच्चारण तो एक अलग चीज है। या डायरेक्ट कमांड भी कहते हैं। और एक चौथा होता है जो हम लोग अपने वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तीव्र भावनाओं को, सडन फीलिंग्स को दिखाने के लिए, चाहे वो सुख का हो, दुख का हो, आश्चर्य का हो, जिसका भी हो, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और पहले एक और सेंटेंस पढ़ने को मिलता था ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते थे।
इच्छाएं जो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, ब्लेसिंग भी हो सकता है, कर्स भी हो सकता है, मतलब आशीर्वाद भी, अभिशाप भी, श्राप भी। तो जैसे हम कहते हैं तुम्हारी उम्र लंबी हो, है ना, तो मे यू लिव लॉन्ग, या कोई किसी के मन में कोई दुर्भावना है, भगवान करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो मे ही मीट एन एक्सीडेंट, है ना, मे ही फेल इन द एग्जामिनेशन, कुछ भी। तो ये जो है दुर्भावना है, ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्टेटिव है। ये सब सेंटेंसेस है, इच्छा सूचक वाक्य है, इमेजिनरी सेंटेंसेस है, काश मैं राजा होता, वर आई ए किंग, या इफ आई वर ए किंग, या उसमें कंडीशनल सेंटेंस आते हैं। तो ये सब किसी के बारे में कोई विश करते हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। वो बाद में देखेंगे, हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है कि 4 तरीके का होता है मेनली आज के ज़माने में। वो या तो हम लोग अपनी जनरल बात कुछ कहने के लिए यूज़ करते हैं, या हम लोग कुछ पूछने के लिए यूज़ करते हैं, या उसमें किसी से कुछ निवेदन करते हैं, किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, अनुनय विनय करते हैं, उसके लिए होता है, या हम अपनी तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो 2 सेंटेंस ऐसे हैं जिनके पास एक मोहर लगा हुआ है, उसको देखते हैं पहचान जाएंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा रहता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। तो इसको देखते पहचान जाएंगे आप। कंफ्यूजन कहाँ होगा, या तो इसमें और इसमें फुल स्टॉप लगा रहता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। जो स्टेटमेंट होगा ना, स्टेटमेंट भी 2 तरह का होता है, या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन कोई भी हो, स्टेटमेंट का जो पैटर्न होगा ना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान रखिएगा। और जो कमांड होता है ना, उसका पैटर्न होता है ना कि डायरेक्ट वर्ब आता है। क्यों डायरेक्ट वर्ब आता है? इसका लॉजिक है, क्योंकि कमांड हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है। मैं जब पर्सन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर के लिए यूज होता है, बोलने वाले के लिए, और सेकंड पर्सन लिसनर के लिए, सुनने वाले के लिए, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ बोला जाता है या जो कुछ सुनता है कोई, वो थर्ड पर्सन। तो कमांड हमेशा हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मान लिया गया है जो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया है, उसको लिख नहीं कर सकता, नहीं समय की बर्बादी और जगह की बर्बादी, इसलिए इसको मान लिया गया है कि हमेशा यू के लिए होता है। यू सेकंड पर्सन है, मैं आगे बताऊंगा। तो चूंकि ये अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट वर्ब लिखा जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। पहचान तो लेंगे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ भी, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट रहता है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं रहता है। हाँ, इसके पहले आप प्लीज लगा सकते हैं या काइंडली लगा सकते हैं, इस तरह का वर्ड लगा सकते हैं इसके पहले। अब देखिए, यदि आपको मेंशन करना होगा यू को, तो आपको कामा देना पड़ेगा, बिना कामा का नहीं होगा। जैसे हम कहें ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं बताऊंगा कि ग्लास ऑफ वाटर क्यों लिखते हैं, 1 ग्लास वाटर क्यों लिखते हैं, जब वहां होगा तो बताऊंगा। तो अब देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए, मतलब तुम लाओ या आप लाइए। अब यहाँ आप यदि चाहते हैं कि हम यू को मेंशन करें, तो आपको एक तो यहाँ स्मॉल बी करना होगा, और यू लगाना होगा तो कामा देना होगा। यू ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, मतलब बहुत लोग हैं इशारा कर रहे हैं कि यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो तुम जाओ 1 गिलास पानी लाओ, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम किसी कह रहे हैं कि राम गिव मी अ पेन, राम मुझे एक कलम दो, तो यहां पर यू छुपा हुआ है। राम का हम नाम इसलिए ले रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम राम का नाम ले रहे हैं। कोई नहीं होता तो फिर राम क्यों कहते हैं?
या उसका अटेंशन अपनी ओर खींचने के लिए, टू ड्रॉ हिज अटेंशन टूवर्ड्स टूवर्ड्स माई सेल्फ। तो इसलिए यहाँ राम लगाए हैं, लेकिन कॉमा देना पड़ेगा, बिना कॉमा दिए नहीं हो सकता है। जैसे राम गिव मी नहीं हो सकता है, ये कॉमा नहीं रहे तो राम के बाद गिव कैसे होगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो वहाँ एस या एस वर्ब में जोड़ना होगा, मतलब वर्ब का 5वां फॉर्म होगा, ठीक ना। तो बताऊंगा मैं कि क्या फॉर्म होता है, कैसे होता है टेंस पढ़ाने क्रम में। तो अब मैंने यही गलती एक बार वीडियो में बोला तो था मैंने प्लेस, लेकिन प्ले लिख दिया था, मन टू प्ले लिख दिया था, जबकि वो स्लिप ऑफ पेन था, गलती से लिखा गया था। मैंने वीडियो देखा तो समझ में आया, इसलिए मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि उसको इग्नोर कर दीजिएगा, मैंने बोला प्लेस था। और कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी होता है, गलती से बोला जाता है, तो ये कॉमा देना पड़ेगा। तो अंतर ये समझ में आ गया कि कन्फ्यूजन नहीं होगा, स्टेटमेंट में और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वर्ब आएगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। और यहाँ नेगेटिव होगा तो मतलब टेंस के अनुसार होता है, ऐसे जनरली जो है डोंट का प्रयोग होता है इसमें और इसमें। और यहाँ पर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद होता है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद होगा, यहाँ डायरेक्ट डोंट का प्रयोग होता है। प्लीज काइंडली पहले हो सकता है। तो ये अंतर रहेगा जब हम देखेंगे डिटेल में स्ट्रक्चर वाइज और सेंटेंस वाइज, तो हम लोग ये देखेंगे। परिचय अभी कर रहे हैं कि होता है। अब बारी रही क्वेश्चन की, जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के पहले वर्ब होना ही है। ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, तब सब्जेक्ट होगा और तब मेल वर्ब होगा, यहाँ तब सब्जेक्ट होगा। कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है, डायरेक्ट वर्ब रहता है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। और ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन मार्क लगना तय है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगना तय है। अब मैंने कैसे कहा, जैसे हम कहें देखिए, सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लग गया, यहाँ मेन वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ देखें, हम कहें इज दिस अ बुक, तो यहाँ वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। मैंने दिखा दिया ना। तो ये स्ट्रक्चर है। अब सेंटेंस के टेंस के अनुसार टेंस बदलेगा, पैटर्न बदलेगा, लेकिन जनरली सब्जेक्ट के पहले वर्ब होना लाजिमी है। लाजिमी शायद उर्दू का शब्द है, मतलब जरूरी है, तो होना ही होना है। जैसे कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट यू आर डूइंग, वो गलत हो जाएगा। जैसे हम कहें गलत हो जाएगा, तो हमको बोलना पड़ेगा व्हाट आर यू डूइंग, सब्जेक्ट के पहले वर्ब। देखिए ये सब्जेक्ट होगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ कोई वर्ब पहले नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम क्या कर रहे हो, इसका मतलब होगा तुम जो कर रहे हो। अब सेंटेंस बना ही नहीं, उसके बाद कुछ लिखना होगा, तुम जो कर रहे हो, इसका मतलब ये होगा। अब इस सेंटेंस सही कब होगा, यदि मान लीजिए ऐसे लिख दीजिए कि what you are doing is not good, तो सेंटेंस हो जाएगा। जो तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। लेकिन पहले दूसरे वाला में what are you doing, मतलब तुम क्या कर रहे हो, वहां आंसर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन भी दो प्रकार का होगा, एक यस नो क्वेश्चन होगा और एक WH क्वेश्चन होगा।
यस नो क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए चाय पियेंगे तो हाँ या ना, सिनेमा देखने चलेंगे हाँ या ना, खाना खाओगे हाँ या ना। लेकिन हम पूछें क्या खाओगे, हाँ ना से काम चलेगा? शायद नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, समोसा खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, चिकन खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, मटन खाएंगे, फल खाएंगे, दूध, मतलब कुछ ना कुछ वट एवर यू विश, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो जैसे हम कहें कि व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, हाँ से काम चलेगा नहीं ना। लेकिन हम कहें आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो, यस और नो, काम चल जाएगा। तो जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं, और वैसे क्वेश्चन जिनका यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं उन्हें हम WH क्वेश्चन कहते हैं। WH कहने के पीछे लॉजिक ये है कि वैसे क्वेश्चंस में WH कहीं ना कहीं लगा रहता है, जैसे व्हाट, जैसे वेयर, जैसे हाउ, जैसे व्हेन, जैसे व्हाई, जैसे हु, इस तरीके से लगाता है। विच, हुम, हुज लगा रहता है। तो ये WH क्वेश्चन इसीलिए कहलाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में, यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। खैर हम लोग आगे देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेंस के अनुसार ये बदलता है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात ले लें परिचय के रूप में, अभी केवल परिचय हो रहा है। अब हम लोग चूंकि ग्रामर के कुछ रूल्स डायरेक्ट पढ़ने होंगे, तो जब वर्ब आएगा तो वर्ब का रूप देना होगा। V1, V2, V3 मैं बताऊंगा क्या होता है। तो जहां V1, V2, V3, V4, V5 की बात आई, वर्ब फॉर्म की बात आई, वहीं पर टेंस का सीधा जो है आगमन होगा, ठीक ना। टेंस एंट्री मारेगा कब, जब वर्ब का फॉर्म हम लोग चर्चा करेंगे, टेंस की एंट्री होगी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, जिसको हम एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं, इसमें जनरली सेंटेंसेस वर्ड से शुरू होते हैं या हाउ से शुरू होते हैं। जब हमको जनरल कोई बात बतानी होती है तो हम वर्ड से शुरू करते हैं, और जब कोई एक्शन दिखाना होता है तो हम हाउ से शुरू करते हैं। और उसमें कभी कभी वर्ब नहीं रहता है, अंडरस्टूड रहता है, और देना होगा तो कैसे देंगे आप देखिएगा। जैसे हम कहें तो व्हाट इज ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्वेश्चन मार्क नहीं दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि वह गजब सुंदर लड़की है ना, या थी, कभी की चर्चा कर रहे हैं, प्रसंग चल रहा है, तब कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। अब देखिए यदि यहाँ कोई मतलब ये नहीं है, न सब्जेक्ट की चर्चा है न वर्ब की चर्चा है, चर्चा करनी होगी। जैसे मान लीजिए हम सीता के बारे में कह रहे हैं, या गीता कोई लड़की है, या कोई अनीता है, कुछ भी, तो हम जब उसका नाम लेना होगा तो ऐसे लिखेंगे। तब इसके बाद अनीता इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ध्यान रखिएगा। इज अनीता नहीं लिखेंगे, अनीता इज, ठीक ना। तो यहां कोई एक्शन नहीं, होना दिखा रहा है, और एक्शन दिखेगा कोई काम वहां होगा। जैसे how fine he delivered a speech. How wonderfully he played, गजब खेला।
गजब भाषण दिया। How nice she has written the story। तो उसने गजब सुंदर कहानी लिखी है। तो यहाँ एक्शन वर्ड दिखेगा तो हाउ से शुरू होगा, और कोई चीज़ होना दिखेगा तो वहाँ पर वर्ड से शुरू होता है। और पैटर्न देखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो यह मोटे तौर पर सेंटेंस का एक परिचय था। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा एक आध सेंटेंस ले लें। जैसे हमने कहा था, तो उसके सेंटेंस जनरली मे से शुरू होते हैं या गॉड से, वैसे ये भी ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क है। यहाँ में छुपा हुआ है, इसको वैसे भी लिख सकते हैं। और मैं बताऊंगा ये जब ऑक्सिलरी वर्ब की बात होगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, वहाँ के क्या रूल है, सब बताऊंगा। अभी देख लीजिए, इसे हम कहें इस तरीके से हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। वो सेंटेंसेस जनरली मे से शुरू होते हैं और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ये रखते हैं और सेंटेंस में होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के पार्ट में आता है, ये भी एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसी में इंक्लूड कर लेंगे आज के ज़माने में। तो ये रहा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सेंटेंस का वर्ड के बाद, और इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो ग्रामेटिकल टर्म्स हैं उसको देखेंगे। सेंटेंस लिखने के लिए सब्जेक्ट तो ज़रूरी है ही, और जहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ क्या होगा, और फिर वर्ब की जब बात आएगी तो वर्ब फॉर्म जहाँ आएगा वहाँ की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप वीडियोस को देखते रहें, कुछ कमेंट्स वगैरह करते रहें, कैसे वीडियो लग रहे हैं आपको, कहीं कोई कमी लग रही तो बताइए, ठीक ना। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।